वो कहते हैं कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। और उस साइंटिस्ट का नाम था मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक एक साइंटिस्ट थे जो कहते हैं कि, और ये दौर था 1901, लगभग 1900 ईस्वी का दौर था वो, जब मैक्स प्लांक आए और लाइट को, प्रकाश को उन्होंने कुछ माना। अच्छा, उसके पहले एक बात और है। उसके पहले एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनको तुम आप जानते हो, मैक्सवेल। मैक्सवेल। और ये मैक्सवेल का जो दौर था, ये मैक्सवेल का दौर था 1865 ईस्वी का। मतलब पहले प्रकाश को न्यूटन ने कण माना, किस ईस्वी में? 1670 ईस्वी में। उसके बाद फिर मैक्स हाइगेंस आते हैं। हाइगेंस ने प्रकाश को तरंग माना, कितने समय में? लगभग हाइगेंस का जो प्रिंसिपल था वो था 1690 ईस्वी के करीब में, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रहे हैं हम। 1690 के करीब में हाइगेंस ने प्रकाश को तरंग माना और 5-5 घटनाएं प्रूफ करी। उसके कुछ समय बाद मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, ईएम वेव है सर। प्रकाश ईएम वेव है। मैक्सवेल ने कहा प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसे चलने के लिए माध्यम जरूरी नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि माध्यम हो, मीडियम हो, तभी ये वेव चलेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे अगर माध्यम नहीं है तब भी ट्रेवल करती हैं अच्छे से। और किस स्पीड से? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश की चाल इतनी स्पीड से हमेशा मूव करता रहेगा। लाइट, प्रकाश निर्वात में भी चलेगा, वायु में भी चलेगा, कांच में भी चलेगा, पानी में भी, हर जगह चलेगा। कोई जरूरी नहीं कि माध्यम चाहिए इसको। निर्वात में भी चलेगा, माध्यम में भी चलेगा। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, ऐसा मैक्सवेल ने कहा। मैक्सवेल ने इस बात को प्रूफ भी किया। उसके बाद दो दो घटनाएं थी जो प्रूफ नहीं हुई थी। एक तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उस समय एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है मैक्स प्लांक, और यह दौर था 1900 ईस्वी का। और यही वो दौर है जब मॉडर्न फिजिक्स की नींव रखी गई। यही वो दौर है जब मॉडर्न फिजिक्स धीरे धीरे डेवलप हो रहा था। मैक्स प्लांक ने एक सिद्धांत दिया जिसे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। मैक्स प्लांक ने 1900 ईस्वी में क्वांटम सिद्धांत दिया। और उन्होंने अपने क्वांटम सिद्धांत में कहा क्या? क्वांटम प्रिंसिपल ऑफ प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। उन्होंने कहा कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। प्रकाश, अच्छा, उसके पहले सब लोग जानते ही थे प्रकाश ऊर्जा है, और वास्तव में लाइट इज द एनर्जी, इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश ऊर्जा का प्रकार है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो प्लांक का कहना था कि प्रकाश ऊर्जा है। प्रकाश छोटे 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 ऊर्जा पैकेट, या इसे बंडल कह सकते हो तुम। सॉरी सॉरी सॉरी, बंडल, छोटे छोटे बंडल के रूप में गति करता है। प्रकाश जो है, चाहे वो सूर्य का प्रकाश हो, चाहे किसी बल्ब का प्रकाश हो, चाहे जिस चीज का प्रकाश हो, प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है। प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा पैकेट के रूप में चलता है। प्रकाश छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। उन छोटे से बंडल को नाम दिया गया फोटॉन या क्वांटा।
प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा बंडलों, ऊर्जा पैकेट के रूप में चलता है। जैसे सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो उसमें, उस प्रकाश में छोटे छोटे कण हैं, छोटे छोटे ऊर्जा बंडल हैं जो आ रहे हैं। उन ऊर्जा बंडल को, एक छोटे से पैकेट को, प्रकाश में एक छोटे से पैकेट को, एक छोटे से बंडल को हम लोगों ने क्या, मैक्स प्लांक ने क्या नाम दिया? फोटॉन या क्वांटा। और ये छोटे से बंडल जो है, ये जो छोटे से पैकेट है, ये ऊर्जा के बंडल हैं, अपने साथ ऊर्जा ला रहे हैं, अपने साथ ऊर्जा ला रहे हैं। तो मुद्दा उठता सब, सर कितनी ऊर्जा ला रहे हैं? ऊर्जा E बराबर कितनी? एच न्यू। E बराबर एच न्यू। एक फोटॉन की ऊर्जा कितनी होती है? E बराबर एच न्यू। जहां एच प्लांक का नियतांक है। जहां एच प्लांक का नियतांक है। और बता दें प्लांक नियतांक की वैल्यू कितनी होती है? एच बराबर 6.63 गुणे 10⁻⁻⁴ जूल इंटू सेकेंड। यहां से जूल इंटू सेकेंड यूनिट यहां से मिलती है। अगर यहां से आप एच की वैल्यू निकालोगे तो न्यू इसके अपान में जाएगा, तो हो जाएगा ई अपान का न्यू। ई एनर्जी है, ऊर्जा है, इसका मात्रक कितना होता है? जूल होता है। न्यू की यूनिट होती है 1/सेकेंड, सेकेंड ऊपर जाएगा तो हो जाएगा जूल इंटू सेकेंड। एच की जो यूनिट होती है वो आती है जूल इंटू सेकेंड। और एच की जो वैल्यू है वो 6.63 गुणे 10⁻⁻⁴ जूल इंटू सेकेंड है। इसे यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। लोग बदले, दुनिया बदले, कंडीशन बदले, लेकिन एच बदलने वाला नहीं है। एच की वैल्यू हमेशा 6.63 गुणे 10⁻⁻⁴ होता है सर। दैट इज अ प्लांक कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, सर्वात्रिक नियतांक है सर एच। ठीक है, तो एच प्लांक कांस्टेंट है। न्यू क्या है? यहां देख लीजिए, न्यू प्रकाश की आवृत्ति है। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा बंडल के रूप में चलता है, छोटे छोटे फोटानों के रूप में चलता है। एक फोटान की ऊर्जा कितनी होती है? E बराबर एच न्यू होती है, ऐसा मैक्स प्लांक कहते हैं। जहां एच प्लांक का कांस्टेंट है, एच प्लांक का कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 6.63 गुणे 10⁻⁻⁴ जूल इंटू सेकेंड। और न्यू प्रकाश की आवृत्ति है सर, न्यू प्रकाश की आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। यहां एक बात क्लियर होती है कि किसी भी लाइट की जो E बराबर फोटान है, फोटान की ऊर्जा E बराबर एच न्यू होती है। तो एच कांस्टेंट है तो E प्रोपोर्शनल टू न्यू लिख सकते हैं। किसी भी लाइट की फ्रीक्वेंसी, किसी भी लाइट की आवृत्ति जितना ज्यादा होगी, उसमें उपस्थित फोटानों की ऊर्जा भी उतनी ज्यादा होगी। किसी भी प्रकाश के आवृत्ति जितना कम होगी, उसके फोटानों की ऊर्जा भी उतनी कम होगी। अर्थात जो फोटान की ऊर्जा है वो प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। अगर प्रकाश की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो उसमें उस प्रकाश में जो फोटान होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे लाइट के, उनके पास एनर्जी उसी हिसाब से होगी। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी, लाइट की आवृत्ति ज्यादा है तो उसमें जो फोटान होंगे उनकी ऊर्जा ज्यादा होगी। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी कम है तो उसमें जो फोटान होंगे उनकी एनर्जी कम होगी, उनकी ऊर्जा कम होगी। इस सिद्धांत को मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहा गया, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत कहा गया। इसी सिद्धांत से ब्लैक बॉडी रेडिएशन प्रूफ किया गया। इसी सिद्धांत से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूफ किया गया, प्रकाश वैद्युत प्रभाव को प्रूफ किया गया। इसी इफेक्ट से कॉम्पटन इफेक्ट प्रूफ किया गया। इसी इफेक्ट से स्टार्क इफेक्ट प्रूफ किया गया। ये जो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत था, इससे बोहर मॉडल प्रूफ किया गया। मतलब अब आप समझिए कि मॉडर्न फिजिक्स की एक बड़ा पहल था, ये एक बड़ा न्यू रख दिया गया यहां पे। और इसी से सारी की सारी थ्योरी प्रूफ की जाने लगी। एक एस्टेब्लिश प्रिंसिपल बना ये मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। अब बात करेंगे हम फोटानों के गुण।
प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन। तो है, आप पेन पेपर निकाल के और लिखिएगा जरूर, आपको जो बातें अच्छी लग रही हैं वो आप नोट करते चलिएगा। तो हेडिंग है फोटॉनों के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ photons। तो हम आज सीखेंगे फोटॉनों के गुण क्या क्या है, फोटॉन कौन कौन से गुण दिखाते हैं आपको। ठीक है, पहली बात करेंगे हम, जो फोटॉन की चाल होती है, फोटॉन की स्पीड, वो लाइट के बराबर ही होती है और वो c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से होती है। लेकिन ये होता कहां है? निर्वात अथवा वायु में। प्रकाश की चाल निर्वात अथवा वायु में c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। सही। दूसरी बात, दूसरी प्रॉपर्टी, फोटॉन भी इसी स्पीड से चलते हैं। जितनी स्पीड से वैक्यूम में, एयर में लाइट ट्रेवल करती है, उतनी ही स्पीड से फोटॉन भी ट्रेवल करते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? ये पहली प्रॉपर्टी और ये दूसरी प्रॉपर्टी। प्रकाश या फोटॉन की चाल माध्यम में चेंज हो जाती है, माध्यम में बदल जाती है। फोटॉन की चाल माध्यम में बदल जाती है, जिसके लिए आपने फार्मूला पढ़ा होगा, v = c/μ। म्यू क्या है? माध्यम की का अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। c इज द स्पीड ऑफ लाइट, वैक्यूम और एयर, v इज द वेलोसिटी इन द मीडियम। चाल माध्यम में बदल जाता है फोटॉन का, प्रकाश का। ठीक है, फोटॉन का विराम द्रव्यमान, फोटॉन का विराम द्रव्यमान, जिसे हम रेस्ट मास कहते हैं। रेस्ट मास, फोटॉन का रेस्ट मास। तो हम आपको ले चलते हैं थोड़ा सा, एक आइंस्टीन का इक्वेशन है, हम उसको दिखाते हैं। आइंस्टीन का फार्मूला है, वो क्या है? वो है m = m0 √(1 - v²/c²। यह आइंस्टीन के द्वारा दिया गया एक सूत्र है, आइंस्टीन ने इसको प्रूव भी किया है। m = m0 √(1 - v²/c²। यम क्या है? गतिक द्रव्यमान है। आइंस्टीन का मानना था, जब कोई बॉडी, जब कोई वस्तु गतिमान हो जाती तो उसका द्रव्यमान कुछ और हो जाता है, जब कोई वस्तु रुकी होती है तो उसका द्रव्यमान कुछ और होता है। इसी सूत्र से ही निकाला जाता था। तो यम क्या था? गतिक द्रव्यमान था, अर्थात जब वस्तु गतिमान हो जाती तब उसका द्रव्यमान कितना होता, वो यम था। यम नॉट क्या था? वस्तु का विराम द्रव्यमान, रेस्ट मास। यम नॉट रेस्ट मास था। जब बॉडी रुकी हुई होगी, वस्तु रुकी हुई होगी, तब उसका द्रव्यमान कितना है। और v क्या है? किस वेग से गतिमान है वस्तु, वस्तु का वेग। वस्तु किस वेग से गतिमान है वो है v, और c क्या है? प्रकाश की चाल है। हमें निकालना है फोटॉन का विराम द्रव्यमान। तो आप जानते हो एक कहानी, फोटॉन की जो चाल होती है वो कितनी होती है? c। अभी आपने पढ़ा, जो फोटॉन की चाल होती है वो c के बराबर होती है, अर्थात लाइट की स्पीड के बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो फोटॉन का द्रव्यमान कितना, फोटॉन की चाल कितनी? इस v बराबर c, v का मान c होगा। तब तुम्हें निकालना विराम द्रव्यमान m0, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
तब विराम द्रव्यमान, यम नॉट इज इक्वल टू यम नॉट, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तिरछा गुणा मारोगे तो आएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। बट तुम जानते हो फोटान के केस में फोटान की जो चाल होती है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है, प्रकाश की चाल के बराबर होती है। यहां रखोगे तो हो जाएगा यम नॉट इज इक्वल टू यम रूट अंडर 1 माइनस वी की जगह आप सी लिखोगे तो यहां हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये कैंसिल, तो यम नॉट इज इक्वल टू आएगा यम रूट अंडर 1 माइनस सी स्क्वायर कैंसिल, यहां 1 आएगा तो -1 + 1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 0, इसको 0 होगा तो यम नॉट कितना, फोटान का रेस्ट विराम द्रव्यमान 0 होता है। बहुत बड़ी बात है सर, एक ऐसा पार्टिकल जो रेस्ट में होता है अगर, तो उसका मास कितना होता है, 0। जबकि एक और इंटरेस्टेड बात है, फोटान कभी रेस्ट में नहीं होता, कभी नहीं रेस्ट में होता, हमेशा मूविंग कंडीशन में ही मिलेगा आपको, रेस्ट होता ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर रेस्ट एज्यूम करते हो आप तो उसका मास कितना लेना पड़ेगा तुम्हें, 0। आप आइंस्टीन के इस फार्मूले से देख सकते हो। सही, तीसरी प्रॉपर्टी थी। चौथी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, फोटान की ऊर्जा कितनी होती है। फोटान की ऊर्जा, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फोटानों की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटान की ऊर्जा आप जानते हो, मैक्सवेल ने बताया था E बराबर h/न्यू, ये होता है। लेकिन आप एक बात और जानते हो, चूंकि न्यू इज इक्वल टू फार्मूला होता है C बाई लैम्डा, आवृत्ति बराबर होता है C बटा लैम्डा, जहां लैम्डा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है, लाइट की वेवलेंथ है। अगर यहां रखोगे तो E का फार्मूला बन जाएगा H, न्यू की जगह अगर C बटा लैम्डा रखोगे तो हो जाएगा HC बाई का लैम्डा। फोटान की ऊर्जा का सूत्र है सर। सही, ये 4 प्रॉपर्टी हुई है। चलो हम 5वीं प्रॉपर्टी देखते हैं। फोटानों के गुण पढ़ रहे थे, अब हम प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ेंगे, है ना, फोटान्स के। देखो हमने एक चीज ये देखा कि रेस्ट मास ऑफ फोटान 0, मतलब विराम द्रव्यमान जो था फोटान का वो 0 था, है ना। और ये आइंस्टीन इक्वेशन से हमने प्रूफ भी करके देख लिया। सही, अब मुद्दा ये उठता है कि फिर गतिक द्रव्यमान कितना होता है। जब फोटान मूव करता है, मतलब गतिमान होता है, तब फोटान का द्रव्यमान कितना होता है। तो आप जानते हो आइंस्टीन ने एक और इक्वेशन दिया था जिसे द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं। तो वहां से फोटान की द्रव्यमान ऊर्जा क्या कही जाती है, उसे फोटान की द्रव्यमान ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा, मास एनर्जी ऑफ फोटान होता है E बराबर mc स्क्वायर, है ना, E बराबर mc स्क्वायर। ये जो यम है, ये जो एनर्जी है, ये फोटान की एनर्जी है सर। किसकी एनर्जी है, फोटान की ऊर्जा है। लेकिन कब की ऊर्जा है, फोटान का द्रव्यमान ऊर्जा है। तो जब फोटान विरामावस्था में होता है तो उसका मास तो 0 होता है, उसका द्रव्यमान तो 0 होता है। मतलब जब फोटान विरामावस्था में होगा तो उसकी ऊर्जा भी क्या होगी, 0 होगी। तो जायज सी बात है कि जब फोटान गतिमान होगा तो उसके पास ऊर्जा होगी, और जो ऊर्जा होगी वो होगी E बराबर mc स्क्वायर, जिसे हम द्रव्यमान ऊर्जा भी कहते हैं आइंस्टीन के अकॉर्डिंग। यहां जो स्मॉल m है, फोटान की द्रव्यमान ऊर्जा इतनी होती है। तो छठवीं प्रॉपर्टी, इस प्रकार गतिज ऊर्जा, इस प्रकार गतिक द्रव्यमान, फोटान का गतिक द्रव्यमान, मूविंग मास, रेस्ट मास तो 0 होता है फोटान का, लेकिन गतिक द्रव्यमान कितना, तो हम स्मॉल m निकालेंगे। स्मॉल m बराबर होगा E अपॉन C स्क्वायर। ये फोटान का गतिक द्रव्यमान है। अब तुम जानते हो जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो फोटानों के रूप में चलता है। फोटान की ऊर्जा आपको पता है, फोटान की ऊर्जा आपको पता है, तो E की जगह आप फोटान की ऊर्जा होती है h/न्यू, तो आप यहाँ h/न्यू लिख सकते हो, अपॉन में C स्क्वायर लिख सकते हो। ये भी फोटान का गतिक द्रव्यमान है।
इसको अनदर किसी और फॉर्मेट में भी, किसी और रूप में भी लिख सकते हो। जैसे न्यू की वैल्यू होती है सी बाई लैम्डा। हम लोग जानते हैं चूंकि न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, आवृत्ति बराबर सी अपन लैम्डा होता है, सही। अगर यहां रखेंगे तो यम बराबर क्या हो जाएगा, यम बराबर होगा एच, न्यू की जगह लिखेंगे सी बाई लैम्डा, तो यहां जो होगा सी अपन का लैम्डा इंटू में सी स्क्वायर ऑलरेडी नीचे पड़ा हुआ है, एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो यम बराबर आएगा एच अपान का लैम्डा सी। ये भी मास गतिक द्रव्यमान है फोटान का। इसी तरीके से आप और भी फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं फार्मूले के, ठीक है। तो ये हमें यहाँ दो बात करी कि फोटान का द्रव्यमान ऊर्जा कितनी होती है, बराबर एम सी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन। और दूसरा हम इसी प्रकार हम फोटान का गतिक द्रव्यमान लिख सकते हैं, जो बॉक्सअप किया हुआ है। ये फोटान जब गतिमान होगा तब उसकी ऊर्जा इतनी 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 हो जाएगी, मतलब उसका द्रव्यमान इतना हो जाएगा, सही। अब सातवीं प्रॉपर्टी है फोटान का। फोटान का संवेग क्या है, फोटान पार्टिकल है सर। मैक्स प्लांक ने बताया कि लाइट छोटा छोटा पार्टिकल है, एनर्जी बंडल है, एनर्जी पैकेट है, जिसे हम फोटान कहते हैं। तो अब फोटान पार्टिकल हो गया। पार्टिकल जितने भी होते हैं उनके पास एक क्वांटिटी होती है जिन्हें संवेग कहते हैं, मोमेंटम। तो फोटान का संवेग कितना होता है इस पे बात करेंगे हम। फोटान का संवेग, मोमेंटम ऑफ फोटान। फोटान का संवेग आप जानते हो, संवेग का बहुत बेसिक सा फार्मूला होता है, P बराबर mv। किसी भी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि यहां प्रकाश है, मतलब फोटान है, लाइट है, लाइट फोटान से मिलकर बना हुआ है। फोटान की स्पीड होती है c, तो यहां पर लिखेंगे m, फोटान का द्रव्यमान, गतिक द्रव्यमान m होगा, लेकिन फोटान की जो स्पीड है वो v नहीं होगी, c होगी, तो यहां हम लिखेंगे। तो यहां फोटान का जो संवेग है वो कितना आया, p बराबर mc। m इज द फोटान, मास ऑफ फोटान, एंड c इज द स्पीड ऑफ फोटान। तो इससे फोटान का संवेग आया p बराबर mc। इसे और भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं हम, किसी अनदर फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं हम। देखो, जैसे आप लोग जानते हो कि फोटान का संवेग लिख रहे हैं ना, अब इस सी की जगह कुछ लिख सकते हो, या सी की जगह तुम लिख सकते हो। यहां देखो एक चीज, आप जानते हो न्यू इक्वल टू होता है सी बाई लैम्डा। अगर आप सी इक्वल टू लिखोगे तो न्यू लैम्डा लिख सकते हो, सही। या सिंपल सा ऐसा समझो, एक और तरीका बताते हैं आपको। फोटान की ऊर्जा कितनी होती है, यहां से देखो एक और फॉर्मेट, फोटान की ऊर्जा E बराबर एच न्यू होता है, इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसे। एक और तरीका बता रहे हैं आपको, है ना, दो तरीके हैं। आप फोटान के संवेग को ऐसा निकलते, बेसिक फार्मूला तो यही है, P बराबर mc, सही। और भी तरीके हैं लिखने के, और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका वही है जो आप बताने चल रहे हैं, फोटान के संवेग का। तो फोटान की ऊर्जा E बराबर एच न्यू होती है, लेकिन आइंस्टीन के अनुसार फोटान की ऊर्जा को एक और तरीके से लिख सकते हो। लेकिन फोटान की ऊर्जा को एक और तरीके से लिख सकते हो आप। फोटान की ऊर्जा होता है E बराबर mc स्क्वायर। E बराबर एच न्यू, ये भी फोटान की ऊर्जा का फार्मूला है। E बराबर mc स्क्वायर, ये भी फोटान की ऊर्जा का फार्मूला है। तो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं mc स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू। दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे क्योंकि ये भी ऊर्जा है, ये भी ऊर्जा है, सही। न्यू की जगह हम लोग जानते हैं कुछ लिख सकते हैं, mc स्क्वायर इज इक्वल टू एच, न्यू की जगह c बाई लैम्डा लिख सकते हैं। एक c से एक c मर गया, मतलब खत्म हो गया, कट गया, कैंसिल हो गया, तो यहां बचा क्या, mc इज इक्वल टू, यहां बचा h अपान का लैम्डा। अब बताइए mc को क्या कहते हैं। mc को अभी हमने बताया था फोटान का संवेग कहते हैं। तो इस mc को फोटान का संवेग लिखेंगे तो p बराबर हम लिख सकते हैं h अपान का लैम्डा। जहां p क्या है, फोटान का संवेग है, h क्या है, प्लांक नियतांक है, लैम्डा क्या है, प्रकाश का तरंगदैर्ध्य है। तो इस तरीके से आप फोटान के इस प्रॉपर्टी में आप 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर प्रॉपर्टी देख रहे हैं, सही। अब आप कुछ और एक दो प्रॉपर्टी फोटान का देखिए, आप इसे नोट जरूर करिए।
अब हम बात करते हैं एक और प्रॉपर्टी की, वो है 8 नंबर प्रॉपर्टी, है ना। जब फोटॉन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, जब फोटॉन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो फोटॉन की फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, आवृत्ति नहीं चेंज होती। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर आवृत्ति नहीं बदलती। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, है ना, लाइट फोटॉन की। ठीक है, नौवीं प्रॉपर्टी क्या है तुम्हारी? एक और प्रॉपर्टी है तुम्हारी, वो है कि फोटॉन फोटॉन की जो तीव्रता होती है, देखिए डिटेल में पढ़, फोटॉन की तीव्रता या प्रकाश की तीव्रता भी कह सकते हैं इसको, एक ही बात है। फोटॉन की तीव्रता का फार्मूला होता है आई बराबर, इसको प्रकाश की तीव्रता या फोटॉन की तीव्रता को आई से डिनोट करते हैं। आई बराबर होता है ई अपान ए टी, बेसिक फार्मूला है। प्रकाश की तीव्रता आई बराबर ई अपान ए टी। ए क्या है? एरिया, क्षेत्रफल है। जैसे आप अगर किसी पृष्ठ पर प्रकाश गिरा रहे हो, किसी पृष्ठ पर आप प्रकाश गिरा रहे हो, तो उस कितने एरिया पर प्रकाश गिर रहा है और पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी ऊर्जा प्रकाश की आके गिर रही है, क्योंकि प्रकाश ऊर्जा के रूप में चलता है, फोटॉन एनर्जी है। तो ऐसे में प्रकाश की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है? किसी भी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर, किसी भी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर और प्रति सेकंड आपतित प्रकाश की ऊर्जा को हम प्रकाश की तीव्रता कहते हैं। इसलिए फार्मूला लिखा जाता है आई इज इक्वल टू ई अपान का ए टी। सही बात है, ठीक है। तो आप इसको दूसरे फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं उस पर बात कर रहे हैं। फार्मूला थोड़ा क्लियरिटी के साथ लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिए जरूर अच्छे से। हम लोग जानते हैं कि फोटॉन की जो ऊर्जा होती है ई इज इक्वल टू कितना होती है? एच न्यू। तो प्रकाश की तीव्रता आई बराबर क्या हो जाएगा? एच न्यू अपान का ए टी। अगर मान लो तुम्हारे पास यन फोटॉन है, यन फोटॉन के लिए, फॉर यन फोटॉन, यन फोटॉन के लिए यन फोटॉन के लिए आई बराबर हो जाएगा, यन से गुणा कर दो तुम, यन एच न्यू अपान का ई टी। यन फोटॉन के लिए प्रकाश की तीव्रता आई बराबर यन एच न्यू अपान का ए टी हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक और फॉर्मेट की बात करते हैं। इसी को तुम और तरीके से लिख सकते हो, फोटॉन की तीव्रता को आप, ये प्रकाश की तीव्रता को एक और तरीके से लिख सकते हो, आई बराबर यन एच, न्यू की जगह सी बाई लैम्डा लिख सकते हो तुम। इस न्यू की जगह सी बाई लैम्डा रखोगे तो आएगा लैम्डा इंटू ए टी। ये भी प्रकाश की तीव्रता का एक फार्मूला है। सर मॉडर्न फिजिक्स में आपको फार्मूले बहुत मिलेंगे, सही, बट आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है। एक फार्मूला, बस एक फार्मूला आप समझो, याद रखो, उस एक फार्मूले से आप उसके बहुत सारे फॉर्मेट को आराम से इजीली आप निकाल सकते हो, आराम से, है ना। तो ई बराबर आई बराबर यन एच सी लैम्डा ए टी, ये प्रकाश की तीव्रता का फार्मूला है। एक बात ध्यान दीजिए आप, क्वेश्चन जेई मेंस और नीट में कई बार आया हुआ, आप प्रीवियस ईयर जाकर देखेंगे तो मिलेगा तुम्हें। यच प्लांक का कांस्टेंट है, नियतांक है, इसकी वैल्यू कभी बदलने वाली नहीं है। सी प्रकाश की चाल है, इसका मान भी फिक्स है, हमेशा नियत है, बदलने वाला नहीं है। किसी पर्टिकुलर, किसी विशेष प्रकाश की तरंग के लिए लैम्डा भी कांस्टेंट रहेगा, क्षेत्रफल भी अगर नियत है, टी भी नियत है। अगर ये वैल्यू कांस्टेंट है किसी पर्टिकुलर टाइम के पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पर, किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए, किसी पर्टिकुलर लाइट के लिए, तो जो प्रकाश की तीव्रता आई है वो प्रोपोर्शनल है किसके? नंबर ऑफ फोटॉन के, नंबर ऑफ फोटॉन के।
अर्थात अगर फोटानों की संख्या बढ़ेगी तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी, अगर फोटानों की संख्या घटेगी तो प्रकाश की तीव्रता घटेगी। आप ऐसा समझिए कि मान लो कोई प्रकाश आ रहा है, उस प्रकाश में 50 फोटान है, और एक प्रकाश ऐसा आ रहा है जिसमें 100 फोटान है, तो जिसमें फोटान ज्यादा होंगे उस प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होगी। तो जो प्रकाश की तीव्रता आई है वो नंबर ऑफ फोटान मतलब फोटानों की संख्या के अनुक्रमानुपाती है। फोटानों की संख्या बढ़ेगी तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी, फोटानों की संख्या घटेगी तो प्रकाश की तीव्रता घटेगी। इसी चीज को देखते हुए फोटानों की तीव्रता को थोड़ा दूसरे अंदाज में लिखा गया, बहुत ऑफिशियल, बहुत ही मस्त फार्मूला है। फोटानों की तीव्रता, ध्यान देना, बहुत यूज है इसका। फोटान की तीव्रता आई बराबर, इसको लिख सकते हैं एन एच न्यू, ऐसा लिखते हैं सर। फोटान की तीव्रता आई बराबर एन एच न्यू, जहां एच न्यू फोटानों की ऊर्जा है और एन नंबर ऑफ फोटान है। तो एक बात बहुत क्लियरिटी के साथ समझ में आ रहा होगा आपको, और आना भी चाहिए, क्योंकि हम जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे होंगे, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, उस समय इसका बहुत यूज है प्रकाश की तीव्रता का। तो रियल मीनिंग पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता क्या, ये रियलिटी में पता होना चाहिए तुम्हें। तो अगर आप प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हो तो फोटानों की संख्या बढ़ेगी, अगर प्रकाश की तीव्रता घटाते हो तो फोटानों की संख्या घटेगी। ये चीज जानते रहना आप। और प्रकाश की तीव्रता का फार्मूला ये है, ये है, ये है, ये सब फार्मूले हैं फोटान की तीव्रता के, प्रकाश की तीव्रता के या फोटान की तीव्रता के, चाहे जो कहिए आप, एक ही बात है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं 10 नंबर, और वो प्रॉपर्टी है कि जो फोटान है, क्या उनकी एनर्जी, वो जब कोलिजन करते हैं किसी, जैसे तुमने प्रकाश गिराया सोडियम के परमाणु पर, या सोडियम या सोने के प्लेट पर आपने प्रकाश को गिराया, या चांदी के प्लेट पर गिराया, या प्रकाश को किसी चिकने पृष्ठ पर गिराया, किसी दीवार पर गिराया, कुछ भी किया, प्रकाश को कहीं भी आपने गिराया, अगर उसमें उस प्रकाश में है फोटान, तो वो क्या करेंगे, ये इस पे एक मुद्दे, इस पे हमें बात करनी है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है। तो फोटानों की कुल ऊर्जा नियत होती है, कुल ऊर्जा नियत होती है, कांस्टेंट, ये कम होने वाली नहीं, ना तो ज्यादा होगी ना तो कम होगी। फोटान की ऊर्जा जितनी है उतनी रहेगी, चाहे जितनी बार टक्कर मारिए आप, चाहे जितनी बार कोलिजन करिए। टक्कर के समय है ना, कोलिजन के टाइम कुल ऊर्जा नियत रहेगी, संवेग भी नियत रहेगा सर, फोटान का संवेग भी नियत रहेगा। और जब ये दोनों नियत होगा तो इस टाइप के संघट्ट को हम लोग कहते हैं प्रत्यास्थ संघट्ट, इलास्टिक कोलिजन। तो जो फोटान है, मतलब जो लाइट है, वो हमेशा इलास्टिक कोलिजन करता है। नंबर, उनकी कुल ऊर्जा नियत होगी, उनका कुल संवेग समान होगा, एक समान होगा, बदलेगा नहीं। लेकिन हां, एक मुद्दा यह है कि बहुत बड़ा मुद्दा है सर, फोटानों की संख्या बदल जाती है, नियत नहीं होती। यह बात याद रखना। संघट्ट कैसा होगा, प्रत्यास्थ होगा, क्योंकि ऐसा संघट्ट जिसमें किसी भी कण की या किसी भी पिंड की कुल ऊर्जा नियत हो, कुल संवेग नियत हो, ऐसे संघट्ट को हम प्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं, इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। बट फोटानों की संख्या नियत नहीं होती, इस बात को थोड़ा ध्यान में रखना, फोटानों की संख्या नियत नहीं होती, नियत नहीं होती, कांस्टेंट नहीं होती। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, मान लो जैसे आपने प्रकाश गिराया किसी पृष्ठ पर, सोने पर गिरा दिया, सोने की प्लेट पर गिरा दिया आपने। अब उस प्रकाश में मान लो 100 फोटान है, तो वो फोटान जब सोने के चादर पर गिरेंगे तो उनकी ना तो ऊर्जा बदलेगी ना तो संवेग बदलेगा। लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी है कि 100 फोटान जो आए हैं वो 20 फोटान उसमें से सोने का प्लेट अवशोषित कर ले, 20 फोटान को अपने अंदर अवशोषित कर ले, और फिर जब रिफ्लेक्ट करे तो उसमें 80 फोटान हो, या कुछ और भी प्रोसेस होता है धातु में, वो कुछ फोटान उसमें चले जाएं,
तो आपके पास सिर्फ 40-50 फोटान बचेंगे उस प्रकाश में। तो इस तौर पे जब फोटान किसी पृष्ठ से टकराता है तो नंबर ऑफ फोटान चेंज हो सकता है सर, चेंज हो जाता है सर, हो सकता है, हो भी जाता है, लेकिन उसकी कुल ऊर्जा नियत होती, संवेग नियत होता है। आप लिखिए जरूर कॉपी पे, है ना। और फिर और फोटान की कुछ और ऊर्जा बता, आपको प्रॉपर्टी कुछ और बताते हैं, है ना। हाँ, मुद्दा उठता है कि फोटान जब आके किसी पृष्ठ से टकराता है तो उस पर दाब कितना आरोपित करता है। कई बार पूछा गया कंपटीशन में क्वेश्चन कि अगर कोई प्रकाश आके किसी से टकराता है, कोई प्रकाश की विकिरण आके किसी पृष्ठ से टकराती है तो उस पर दाब कितना आरोपित करती है। तो ये दो केस हैं, आपको दोनों केस मिलेंगे। कुछ कई बार तो नीट में डायरेक्ट पूछा गया है। बहरहाल आप आइए देखिए, विकिरण या फोटान के द्वारा आरोपित दाब, फोटान के द्वारा, यार फोटान के, अरे यार, फोटान के द्वारा आरोपित दाब, फोटान के द्वारा आरोपित दाब, दो केस है सर, दोनों केस आप पढ़िए। जैसे तुम्हारे पास एक पृष्ठ है और ये ऐसा पृष्ठ है जिस पर जब विकिरण को गिराया जा रहा है ये विकिरण पूर्ण रूप से अवशोषित कर ली जा रही है, मतलब ये अवशोषक पृष्ठ है, अवशोषक, एब्जॉर्बर है ये। और एक पृष्ठ तो तुम्हारे पास ऐसा है कि जब इसमें लाइट आती है तो यहां से टकरा कर रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब ये परावर्तक पृष्ठ है, ऐसा समझ लो, परावर्तक पृष्ठ। तो जब यहां प्रकाश आ रहा होगा, जब यहां प्रकाश आ रहा होगा मतलब फोटान आ रहा होगा तो टकरा रहा होगा, ये पृष्ठ है, लेकिन ये पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ अवशोषित कर लेता है प्रकाश को, ऐसा पृष्ठ है ये। तो आप देखिए कि जब ये फोटान आ, मतलब प्रकाश आ रहा होगा, मतलब फोटान आ रहा होगा, उस फोटान के पास संवेग कितना होगा, एच बाई लैम्डा। अभी आपने पढ़ा था फोटान का संवेग पी बराबर एच बटे लैम्डा। तो इसका जो प्रारंभिक, प्रारंभिक मतलब पी आई इसे बोल सकते हैं, इसका जो प्रारंभिक संवेग होगा वो एच अपान लैम्डा होगा, लेकिन जब फोटान जाकर इस पृष्ठ से टकराएगा इसका जो फाइनल संवेग होगा वो जीरो हो जाएगा। काहे काहे कि जब फोटान जाएगा पृष्ठ से, अवशोषक पृष्ठ से टकराएगा तो अवशोषक पृष्ठ फोटान को अवशोषित कर लेगा और फोटान अवशोषित हो जाएंगे, तो उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, फोटान का संवेग जीरो, फाइनल जीरो। आप न्यूटन के अनुसार जानते हो यह बराबर होता है चेंज इन, मतलब यह बराबर होता है डेल्टा पी अपान का डेल्टा टी। एक फार्मूला होता है एफ फोर्स, एफ बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू फोर्स, है ना। संवेग में परिवर्तन की समय दर बल के बराबर होता है, तो यह बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। आप इसको लिख सकते हो चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन को लिख सकते हो, आप लिख सकते हो पी इनिशियल माइनस वी फाइनल। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां होगा पी की जगह हम लिख सकते हैं एच बाई का लैम्डा और समय की जगह लिख सकते हैं टी। तो फोटानों के द्वारा लगाया गया बल इतना होगा, फोटानों के द्वारा इस पृष्ठ पर लगाया गया बल एच बाई लैम्डा टी होगा। ठीक है, अच्छी बात है। तो जब अच्छी बात है तो यहां देखिए आप एफ इक्वल टू एच बाई लैम्डा। अब जानते हो आप दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर, दाब को हम पी से प्रदर्शित करते हैं और पी बराबर फार्मूला होता है एफ वाई का ए। किसी सरफेस पे किसी पृष्ठ पर गिर रही है अगर प्रकाश तो उसका क्षेत्रफल होगा, तो यह बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। तो जो फोटान गिर रहा होगा वो कितना बल लगा रहा है, एच अपान का लैम्डा टी, तो एफ की जगह आप लिखोगे एच अपान का लैम्डा इंटू में टी और ये वाला ए। कोई दिक्कत हो बता देना।
ये हो गया दाब, विकिरण दाब, फोटानों के द्वारा लगाया गया दाब। इसे क्वेश्चन 1 मान लो तुम। अभी आपने पढ़ा था प्रकाश की तीव्रता, हम जानते हैं प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता आई बराबर, अभी एक फार्मूला पढ़ा हम लोगों ने जस्ट, प्रकाश की तीव्रता का जो फार्मूला पढ़ा हमने पढ़ा था E अपान का AT, इसको लिख सकते हैं एच न्यू अपान का AT, या इसको लिख सकते हैं I बराबर एच सी बाई, न्यू की जगह सी बाई लैम्डा लिखेंगे तो हो जाएगा लैम्डा AT। अगर C को इसके बटे में ले जाएं तो ये हो जाएगा I अपान का C, दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है। अगर हम C को यहां से I के अपान में लेके चले आए तो ये हो जाएगा H अपान का लैम्डा AT। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। चलो अभी इसको बाद में पढ़ते हैं ना, मतलब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से I अपान C इज इक्वल टू H अपान लैम्डा AT, और आपने H अपान लैम्डा AT, लैम्डा TA को इक्वेशन नंबर 1 बोला था, ये फोटान के द्वारा लगाया गया किसी पृष्ठ पर दाब है। तो समीकरण 1 और 2 से H अपान लैम्डा TA यहां आया है, H अपान लैम्डा TA यहां आया है, तो हम यहां से P बराबर लिख सकते हैं I अपान C। ये बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है कि फोटानों के द्वारा किसी भी पृष्ठ पर, किसी भी अवशोषक पृष्ठ पर लगाया गया दाब। अब हम मान लेते हैं दूसरा केस, मान लेते हैं हमारे पास कोई पृष्ठ ऐसा है जो फोटानों को रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है। तो मतलब जो फोटान जा रहा होगा उसका मोमेंटम कितना होगा, PI H अपान लैम्डा, उसका संवेग जो होगा, शुरुआती संवेग, प्रारंभिक संवेग PI बराबर H अपान लैम्डा। अब वो जो रिटर्न होगा तो उसका P फाइनल कितना होगा, मतलब प्रारंभ अंतिम संवेग कितना होगा, H अपान लैम्डा, लेकिन माइनस का। आप इस डायरेक्शन को अगर प्लस H बाई लैम्डा लोगे तो रिटर्न वाले को माइनस H बाई लैम्डा लेना पड़ेगा। उस केस में जो प्रकाश की तीव्रता आएगी, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं प्रीवियस तरीके से, प्रकाश की तीव्रता जो आएगी वो आएगी प्रकाश फोटान के द्वारा दाब, फोटान का दाब जो आएगा, फोटान का दाब वो आएगा P बराबर 2I अपान का C। ये फोटान का दाब तब होगा जब कोई पृष्ठ कैसा हो, परावर्तक पृष्ठ हो, रिफ्लेक्टेड सरफेस हो। सही, नोट करिएगा आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले है सर, नोट करके रखिए आप इनको। सही, चलो एक और प्रॉपर्टी देखो, 11 नंबर प्रॉपर्टी। फोटान उदासीन कण है, उदासीन कण है, मतलब इनके ऊपर कोई प्रकार का आवेश नहीं होता, ना तो प्लस आवेश होता ना तो माइनस आवेश, उदासीन है, बिल्कुल न्यूट्रल पार्टिकल नहीं है, उदासीन कण है। इसलिए जब इन्हें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता तो ये विक्षेपित, प्रभावित नहीं होते हैं। आप प्रकाश को चाहे विद्युत क्षेत्र से गुजार दो चाहे चुंबकीय क्षेत्र से गुजार दो तो इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश है जिन कणों से मिलकर बना है वो कण जो है वो उदासीन है, कोई आवेश नहीं होता उनके ऊपर, इसलिए उदासीन कण है। इसलिए ये वैद्युत क्षेत्र या और वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होते हैं, नहीं होता है। सही, तो ये होल अबाउट और भी एक दो प्रॉपर्टी है बट सफिशिएंट है आपके लिए। कितना बताएं आपको, अभी 2-4 और बता सकते हैं हम, बट इतनी प्रॉपर्टी आपके लिए सफिशिएंट है फोटानों की। आपको फोटान की एनर्जी पता चली, आपको फोटान की ऊर्जा पता चली,
सॉरी फोटान की एनर्जी पता चली, मोमेंटम पता चला, प्रकाश की तीव्रता, फोटानों की तीव्रता पता चली, फोटानों द्वारा किसी पृष्ठ पर लगाया गया दाब पता चला, फोटानों का गतिक द्रव्यमान, फोटानों का विराम द्रव्यमान, बहुत सारी बातें आपको पता चल गई फोटानों की।